नमस्कार। सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं। इनसे हम स्वाभिमान पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में बिहार में और देश में वर्तमान जो स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर, आपका सत श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप स्वाभिमान पार्टी से जुड़े हैं। स्वाभिमान पार्टी का पंजीकरण कब हुआ था? स्वाभिमान पार्टी का पंजीकरण से 12 साल पहले हो चुका था और इनके जो है संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी में विधि भाग देखा करते थे। और जब मानसिक विचारधारा नहीं मिली तो पार्टी अलग बनाए और स्वाभिमान पार्टी बनाए। बिहार में स्वाभिमान पार्टी के संगठनात्मक स्थिति क्या है? बिहार में आज से 7 साल पहले स्वाभिमान पार्टी की एंट्री हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से बीच में बिखर गई थी। कई ऐसे घटनाएं हुई जो अंदरूनी बातें हैं, पार्टी के जो परिवार की बातें होती बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में 26 जुलाई 2024 से अब तक लगभग हम कई ज़िले में अपना संगठन बनाए हैं और एक मजबूत टीम बनाने का काम किया है। और जहाँ जहाँ मीटिंग होती है सब जगह जाते हैं, स्वाभिमान जगाने कार्य कर रहे हैं और मजबूती के साथ संगठन बना हुआ है। और ये आपको विधानसभा में झलक देखने को मिलेगा कितना मजबूत पार्टी है बिहार में। अभी आपने कहा कि इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कभी भाजपा में हुआ करते थे। इसका मतलब है कि स्वाभिमान पार्टी का भी जो विचारधारा है वो शायद भाजपा से कहीं मिलती जुलती है। इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा की उत्पत्ति जनसंघ से हुई है और वर्तमान में बीजेपी के 90% जो नेता हैं कांग्रेस से आए हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि जिस पार्टी से जो निकलता है उसकी विचारधारा उसी पार्टी की होगी। शर्मा जी जो हैं वो कांग्रेस के नेता थे और बीजेपी के बने हुए हैं और कट्टर हिंदुत्ववादी छवि उनका बन गया, कांग्रेस की सोच नहीं है। उसी प्रकार से बीजेपी से निकलने के बाद स्वाभिमान पार्टी जो बनाए हैं, बीजेपी की विचारधारा क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। स्वाभिमान पार्टी की अपनी विचारधारा है, यह प्रकृति के साथ जीना चाहती है। और जो हमारा अभी वर्तमान में जो मुद्दा है किसी पार्टी के पास नहीं है, जो विचारधारा है किसी पार्टी के पास नहीं है। सब कुर्सी के लिए काम करते हैं और मैं प्रकृति के लिए काम करता हूँ, इंसान के लिए काम करता हूँ। फ़र्क है। आपका विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा है जो विकास वर्तमान में दिख रहा है वो विकास नहीं है। विकास जब हो, प्रकृति का संरक्षण हो और समाज में संरक्षण हो, सामाजिक स्वच्छता हो, राजनीतिक स्वच्छता हो। किसी पार्टी में यह इस बात का घोषणा नहीं होता है, न विचार किया जाता है। जैसे सब पार्टी बोलते हैं कि अपराध 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 मिटाओ, लेकिन सभी पार्टी अपराध तत्व वालों को टिकट देती हैं। वर्तमान में प्रशांत किशोर जी जनस्वराज नाम से पार्टी बनाए हैं। अपराध पर बहुत ज़्यादा लालू यादव को घेरा करते थे और उपचुनाव में 4 प्रत्याशी में 3 प्रत्याशी उनके अपराधीकरण हैं, जिन पर अनेक प्रकार का केस चल रहा है। हमारी पार्टी से बिल्कुल अलग है, जिन पर अगर एक भी केस चल रहा है, जब तक कोर्ट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक उनका पार्टी में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। चुनाव लड़ना बड़ी दूर की बात है। आपने प्रशांत किशोर के ऊपर सवाल किया। प्रशांत किशोर हमेशा से आरजेडी के नेताओं को घेरते हैं, आपका कहना सही है, परिवारवाद और अशिक्षा के नाम पर। तो क्या बिहार में केवल लालू प्रसाद के पास ही परिवारवाद है या किसी और दल के में है? वर्तमान में सभी दल के पास परिवारवाद है। आरजेडी के चाहे हम के नेता हों, बीजेपी के नेता हों, राजद के नेता हों, और आने वाले टाइम में प्रशांत किशोर जी भी वंशवाद करेंगे। क्योंकि जब एक बात पर खड़े नहीं उतरे अपराधीकरण पर, तो कैसे विश्वास करने में वंशवाद पर नहीं आगे आएंगे। हमारी पार्टी में स्पष्ट है, अगर कोई एक आदमी परिवार में है तो दूसरा व्यक्ति परिवार वाला नहीं आएगा। इस पार्टी में परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, बाकी सब पार्टी में है। चाहे बीजेपी हो, राजद हो, कांग्रेस हो, वंशवाद सब में है। हमारी पार्टी में वंशवाद नहीं होगी। स्वाभिमान पार्टी वंशवाद में विश्वास नहीं रखती है, विकासवाद में विश्वास रखती है। लोक जनशक्ति पार्टी के वंशवाद पर क्या कहें? लोक जनशक्ति पार्टी जब रामकृष्ण हेगड़े इस पार्टी को बनाए थे। नहीं,
लोक जनशक्ति रामविलास जी बात। रामविलास अच्छा क्षमा करेंगे, मैं लोक शक्ति पार्टी समझ गया। तो वहाँ भी परिवारवाद है, वहाँ भी वंशवाद है। अगर वंशवाद नहीं होता तो परिवार के 4 लोग सांसद नहीं होते, वहाँ भी वंशवाद है। हम तो सबको कहते हैं, अगर विकास करना चाहते हैं, राजनीतिक बदलाव लाना चाहते हैं, पहले परिवारवाद को अलग कीजिए, परिवार को अलग कीजिए। परिवार के जगह पर जो आप परिवार वाले 4 आदमी लड़ा रहे हैं, उसके जगह पर 4 गरीब जो आपके जुझारू ईमानदार कार्यकर्ता उनको चुनाव लड़ाइए, ताकि विश्वास जगे, संगठन मजबूत हो। परिवारवाद हम पसंद नहीं करते हैं और एलजेपी भी परिवारवाद से अछूता नहीं रहा है। बिहार में वर्तमान समय में सबसे मूल समस्या है पलायन का और कृषि में पटवन का। इस पर आप क्या कहेंगे? मूल समस्या यहाँ न पलायन है, न पटवन है, न कृषि है। मूल समस्या सरकार की नाकामी है। लालू यादव जी जब सीएम बने तो 97 की बात है, एक हस्ताक्षर की है, 26 मिल बंद कर दिए। अगर वह 26 मिल चालू भी होता है तो लगभग 15 से 20 लाख उनसे प्रभावित होते। उद्योग मंत्री बिहार में बनते हैं, लेकिन आज तक एक उद्योग की स्थापना नहीं हो पाती है। जिस दिन सरकार जागृत होगी अच्छे ढंग से, कुर्सी कुमार या हो या लालू जी हों या जो भी हों, अगर जनता के हित के लिए काम करेंगे तो पलायन अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब जनता के लिए काम करेंगे, कृषि की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। यहाँ जो है पैसे के लिए काम होता है, कुर्सी के लिए काम होता है, जनता के लिए कोई काम नहीं होता है। हमारे बिहार में गन्ना मंत्री भी हैं, जबकि न गन्ना का खेती हो रहा, न गन्ना उद्योग चल रहा। फिर गन्ना मंत्री का औचित्य क्या है बिहार में? सिर्फ पैसा कमाना, बंदर बांट करना, उसके नाम पर फंड लेना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना कागजों पे, धरातल पर कुछ नहीं होना। कई ऐसे मंत्रालय हैं और कई ऐसे विभाग हैं और कई बहुत सारे आयोग भी हैं, जैसे सवर्ण आयोग, ओबीसी आयोग, दलित आयोग, भागलपुर हत्याकांड, अभी तक आयोग चल रहा है, अरबों रुपया खर्चा हो चुका है, लेकिन निष्कर्ष 0 है। ये सब पैसे के लिए, बंदर बांट के लिए बनाया गया है। पटना जिला में कुछ उद्योग धंधे हुआ करते थे, जैसे बीटा एक जगह है जहाँ पे तांबा और कांसा और पीतल के बर्तन का निर्माण होता था। इधर मोकामा में बाटा जूते और चप्पल बनाए जाते थे, जूट का उत्पादन होता था। बहुत सारे ऐसे मिल थी पटना में जो लोगों को रोज़गार मुहैया कराती थी। आज सारे धीरे धीरे बंद हो गए। इस पर आपकी पार्टी और आपकी क्या विचार? पटना ही नहीं, बिहार में कुल 26 मिल, जूट, चीनी मिल, रेशम मिल और अन्य प्रकार के मिल थे, जो बिहार ही नहीं झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक उसका व्यापार हुआ करता था और बिहार जो है संबल था। लेकिन राजनीति के तहत उसको बंद किया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के जो मंत्री हैं, बिहार सरकार हैं, उनको बाहर से पैसा आता है मज़दूरों के लिए। लुधियाना से पैसा आता है मज़दूरों के लिए कि हमारे पास मज़दूर भेजा कीजिए, पैसा आता है। और मैं सरेआम बोलता हूँ, मैं और कई बार मैं रखा हूँ इस बात को। स्वाभिमान पार्टी अगर एक भी सीट जीतती है या अगर बहुमत में आती है, जो हमारा सपना है कि हम सरकार में आवें, तो इस पूरे प्रदेश को बदल दिया जाएगा। अभी भी हम 2007 से प्रयासरत हैं कि जितने भी 26 मिल बंद हुआ है सबको शुरू करवाया जाए। जो भी हमारी धरोहर रही है उसको शुरू करवाया जाए। राजनीति जनता के साथ नहीं हो, राजनीति विकास के साथ हो, शोभा देता है। लेकिन यहाँ तो 30 साल से राजनीति चल रही है, सिर्फ और जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, राजनीति नहीं हो रही है। पटना शहर के किनारे गंगा नदी प्रवाहित होती थी। आज वह गंगा नदी पटना से कोस से ज़्यादा दूर हो गई है और अरबों रुपया खर्च हुआ नमामि गंगे के नाम पर, गंगा स्वच्छता अभियान के नाम पर। क्या आप के नज़र में गंगा स्वच्छ हुई है या नहीं? गंगा आज से नहीं, सतयुग से पवित्र नदी रही है। लेकिन जो भी वर्तमान में प्रदूषण उसमें हुआ, प्रदूषित हुआ है, उस प्रदूषित से गंगा मुक्त नहीं हुई है, न कभी होगी। उसका कारण है, जब तक धरातल पे काम नहीं होगा, जब तक यहाँ की जनता जागेगी नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, उस पर पैसे का बंदरबांट होगा, लूट होगा। नमामि गंगे का है, भजामी गंगे है, जो भी बना उस पर खूब पैसा लुटाया गया है, अरबों रुपया आया है। सड़क किनारे, गंगा किनारे बाग बगीचे बना दिए गए हैं, जो प्रेमियों का मिलन स्थल बन गया है। लेकिन गंगा
स्वच्छ नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुई है, प्रदूषण से मुक्त नहीं हुई है। कृषि पर आधारित एक मिल था नवादा जिला के बारसलीगंज में, चीनी मिल। वो चीनी मिल पिछले 2 दशक से बंद है। आज की वर्तमान सरकार जो है उस चीनी मिल के ज़मीन को अडानी को आवंटित कर दिया है और वह सघन एरिया में, जनसंख्या की सघन जनसंख्या है वहाँ, और वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री का काम ज़ोर शोर से चल रहा है। क्या इस सीमेंट फैक्ट्री से वहाँ रहने वाले जनसंख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? कंपनी एक्ट कहती है कि जहाँ पर जिस कंपनी से प्रदूषित जल, प्रदूषित हवा निकले, गैस निकले, वह जो है आवासीय परिसर से किलोमीटर दूर होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की बात नवादा में है तो वहाँ के आने वाले समय में वहाँ के जो बच्चे होंगे अपंग पैदा लेंगे और बहुत ही जल्द सबको फेफड़े का रोग देखने को मिलेगा, जैसे टीबी का संक्रमण होगा और अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होगी। यह गलत है। वहाँ का स्थानीय लोग आवाज़ उठानी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव में स्वाभिमान पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? स्वाभिमान पार्टी अभी 120 चुनाव परिक्षेत्र को चयन किया है, जिसमें 40 सुरक्षित सीट है और 80 सामान्य सीट है, जिस पर चुनाव लड़ने के लिए अभी तैयारी कर रही है। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, हम स्थानीय मुद्दे के साथ आएंगे और हमारा घोषणा पत्र नहीं होगा, हमारा संकल्प पत्र होगा और ये कोर्ट से शपथ किया हुआ होगा और जो विचारधारा होगी हम शपथ पत्र के द्वारा बताएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो त्रिकोण लड़ाई इसमें होगी, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन और जनसुराज, उस बीच में स्वाभिमान पार्टी को फ़ायदा मिलेगा, मुझे विश्वास है। जी, आप अपना परिचय। जी, मेरा नाम आचार्य जितेंद्र शुक्ल शास्त्री है। स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एक सिपाही हूँ और बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए प्रयासरत हूँ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, जिन्होंने बताया कि इनकी पार्टी जो है केवल मनुष्य के ही विकास के लिए नहीं, प्रकृति के संरक्षण और सुरक्षा के लिए भी तत्पर है और ये प्रकृति के छेड़छाड़ के खिलाफ हैं। इस बात के साथ आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। जुड़े रहें सच से आमला से, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।